जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों आज हम लोग जेपीएससी के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम का आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों 25 क्वेश्चन रखे हैं और 25 क्वेश्चन का दोस्तों विश्लेषण भी साथ में मैंने ऐड किया है। तो वीडियो को अंत तक देखें। जेपीएससी के दृष्टिकोण से ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। और जेपीएससी के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग विधि के भी छात्र हैं तो भी ये वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों का काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप लोग झारखंड के नागरिक हैं, जितने भी झारखंड के मेरे साथी हैं, युवा साथी हैं, छात्र हैं, चाहे झारखंड के आम जन हो, सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि भूमि संबंधित कानून सभी को पता होना चाहिए और सभी को जो है दोस्तों सीएनटी का और एसपीटी का जो है ज्ञान होना चाहिए। अगर आप लोग छोटनागपुर क्षेत्र में आते हैं तो आप लोगों को सीएनटी का ज्ञान रखना चाहिए, और अगर आप लोग संथाल परगना क्षेत्र में आते हैं तो आप लोगों को एसपीटी का ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों। तभी आप लोग झारखंड के जो भूमि संबंधित कानून है इसको अच्छे से जान पाइएगा। चलिए दोस्तों, समय को गवाएंगे नहीं, जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आज की ये वीडियो हमारी जेपीएससी बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोग अगर जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में यह वर्णित है कि भूमि और भूधृतियाँ आदि पूर्णतया राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को बताना है कि भारत का जो संविधान है उसके किस अनुसूची में भूधृतियाँ या भूमि आदि का जो पूर्णतया वर्णन है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका वर्णन जो है कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची जो है में यह दोस्तों वर्णित किया गया है कि भूमि और भूधृतियाँ जो है इसकी संपूर्ण जो राज्यों के पास विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार मौजूद रहेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वीं अनुसूची में दोस्तों ये वर्णित है कि आपका भूमि और भूधृतियाँ आदि पूर्णतया राज्य के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, छोटनागपुर में भूमि संबंधित कानूनों का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का 1764, ऑप्शन नंबर बी है 1765, ऑप्शन नंबर सी है 1869, ऑप्शन नंबर डी है 1837। तो दोस्तों बक्सर के लड़ाई के जो परिणाम हुआ था उसके स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो है दीवानी और राजस्व जो अधिकार था वो अंग्रेज के कंपनी जो शासन था उसके हाथों में चल गया था। और इसके उपरांत दोस्तों छोटनागपुर में भूमि संबंधित कानूनों का प्रचलन हुआ, भूमि संबंधित कानूनों का उदय हुआ। और ये दोस्तों 1765 में हुआ था, ठीक है। जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था, युद्ध के फलस्वरूप दोस्तों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी जो है और राजस्व का जो अधिकार है वो अंग्रेज के कंपनी शासन के हाथ में चल गया था। और उसी के उपरांत दोस्तों ये आपका भूमि संबंधित कानूनों का जो आरंभ माना जाता है, ठीक है। तो ईयर हो जाएगा दोस्तों 1765 इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज शासक एवं स्थानीय राजाओं ने झारखंड क्षेत्र में अधिकाधिक कर वसूल के लिए बाहरी लोगों को बसाया। तमाड़ विद्रोह के माध्यम से आदिवासियों ने इसका विरोध किया। तत्पश्चात बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है। इसमें सीधा सीधी पूछा गया है कि बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया। तो आप लोगों को फंसाने के लिए एग्ज़ाम हॉल में ऐसे जो एग्जामिनर है क्वेश्चन को घुमाता है, घुमाने का प्रयास करेगा, तो आप लोगों को फंसना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज शासक एवं स्थानीय राजाओं ने झारखंड क्षेत्र में अधिकाधिक कर वसूली के लिए बाहरी लोगों को बसाया। तमाड़ विद्रोह के माध्यम से आदिवासियों ने इसका विरोध किया। तत्पश्चात बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों कि बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया। इसको 4 लाइनों में मैंने करने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों के बीच कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप लोग एग्ज़ाम हॉल में फंसे नहीं। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1837, ऑप्शन नंबर बी 1869, ऑप्शन नंबर सी 1793, ऑप्शन नंबर डी 1795। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो जैसा कि पता है दोस्तों, इस क्षेत्र में आए बाहरी लोग जिसमें शामिल थे ठेकेदार, साहूकार और जमींदार, ठीक है। सभी ने मिलकर यहाँ के जनता को शांत जीवन में उथल पुथल मचा दिया था, ठीक है। तो जो जनता का शांत जीवन था उसमें उन्होंने उथल पुथल मचा दिया था। 1789 में तमाड़ विद्रोह के माध्यम से विरोध किया गया। तो 1793 में बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया जो पूरे बंगाल में प्रभावी हुआ, जिसमें छोटनागपुर का क्षेत्र भी दोस्तों शामिल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1795, ठीक है। 1795 या 1793 होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका 1793, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसका सही जवाब होगा 1793। थोड़ा बोलने में जुबान जो है फिसल गई। 1793 होगा। 1793 में ही तमाड़ विद्रोह के पश्चात जो है आपका ये लाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटनागपुर क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1908 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1869 में, ऑप्शन नंबर डी 1837 में। तो दोस्तों, बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों ने आदिवासियों को जो है डिगा नहीं सका, ठीक है, मतलब एक तरह से टिका नहीं सका। अतः 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के लिए नियम बनाया जाए तो कुछ हद तक सर्वमान्य रहे और आदिवासियों को शांत कर सके, ठीक है। आदिवासियों को शांत करने के लिए ही दोस्तों कैप्टन विल्किंसन द्वारा 1837 ईस्वी में जो है ये कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लाया गया था, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, कोल्हान क्षेत्र में जो आदिवासी रह रहे थे उनको शांत करने के लिए 1837 में विल्किंसन द्वारा विल्किंसन रूल लाया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटनागपुर को बंगाल प्रांत के गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया? जितने भी प्रश्न दोस्तों आज बना रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जेपीएससी के दृष्टिकोण से भी, और आपका भूमि संबंधित कानूनों के जानकारी के दृष्टिकोण से भी, आपका झारखंडी नागरिक के दृष्टिकोण से भी दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखें ताकि हर एक बिंदु पर आप लोगों का ध्यान रहे, हर एक बिंदु को आप लोग अच्छे से समझ सकें। और ये वीडियो दोस्तों जेपीएससी के माध्यम से रामबाण का काम करेगा, ठीक है। इसमें मैंने अभी फ़िलहाल 25 ही क्वेश्चन को ऐड किया है, आगे मैं और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा क्योंकि चूँकि पीपीटी बनाने में मेरा समय नहीं बचा, जिस कारण से मुझे मात्र 25 क्वेश्चन ही बना सका, जिसके कारण से मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ। आगे मैं और भी जो कि जितने भी सारे क्वेश्चन बचेंगे उसको लेकर के आऊँगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, वीडियो को प्यार देते रहें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छोटनागपुर को बंगाल प्रांत के गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 1795, ऑप्शन नंबर बी 1998, ऑप्शन नंबर सी 1837, ऑप्शन नंबर डी 1854 1854। तो दोस्तों 1854 ईस्वी में छोटनागपुर को बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में आयुक्त के अधीन कर दिया गया, ठीक है। गैर रेगुलेशन प्रदेश के सामान्य रूप से दोस्तों साधारण कानून तब तक प्रभावी नहीं होते थे जब तक कि उसमें अलग से घोषणा नहीं किया जाता था, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि गैर रेगुलेशन प्रदेश में सामान्य रूप से साधारण कानून तब तक प्रभावी नहीं होते थे कि जब तक कि उसमें अलग रूप से घोषणा नहीं किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1854। 1854 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूइंहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए वर्ष 1865 में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूइंहरी सर्वे आरंभ किया गया था? कैप्टन विल्किंसन, मिस्टर लिस्टर, जॉन वेस्टिस हॉफमैन, बाबू राखालदास हल्दर। तो दोस्तों भूइंहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की जो मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए 1862 में आपका माफ़ी चाहता हूँ, हाँ 1862 में ही बाबू राखालदास हल्दर जी, याद नहीं आ रहा हमको, 1862 में ही बाबू राखालदास हल्दर की देखरेख में ही दोस्तों जो है भूइंहरी भूमि का सर्वे आरंभ किया गया था, ठीक है, जो कि 1869 तक चला था। आई थिंक 1869 होगा या 1868 होगा,
1869 होगा। तो 1863 से लेकर के 1869 तक बाबू राखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है, बाबू राखालदास बनर्जी के देखरेख में ये हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू राखालदास बनर्जी। 1863 से 1869, हमको कन्फ्यूजन लग रहा है कि 68 है कि 69 है। आप लोग थोड़ा सा अगर किसी को पता है तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बता दें। अगर आपको इसका पता है कि 63 से लेकर के कब तक चला था, 63 से प्रारंभ हुआ था ये मुझे पता है, लेकिन 63 से लेकर के कब तक चला था ये अगर आप लोगों को अगर थोड़ा सा मालूम है तो थोड़ा सा कृपया करके कमेंट में ज़रूर बता दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। छोटनागपुर क्षेत्र में शांति बनाए रखने और भविष्य में खूनी संघर्ष न हो इसके लिए 15 अप्रैल 1858 को किसके नेतृत्व में भुईहरी जमीन का रजिस्ट्री तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया? तो ऑप्शन है आप लोगों का दोस्तों, श्री लोकनाथ शाही एंड उप सहायक आयुक्त, बाबू राखालदास हलदार और उप सहायक आयुक्त, बाबू राखालदास हलदार और लोकनाथ शाही और कैप्टन विल्किंसन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, छोटनागपुर क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए 15 अप्रैल 1858 को श्री लोकनाथ शाही जी और उप सहायक आयुक्त के द्वारा भुईहरी जमीन का रजिस्ट्री तैयार करने का जो है जिम्मा सौंपा गया था, ठीक है। लोकनाथ शाही जी और उप सहायक आयुक्त, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, लोकनाथ शाही जी और उप सहायक आयुक्त जी को 15 अप्रैल 1858 को भुईहरी जमीन का रजिस्ट्रार तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस उद्देश्य से छोटनागपुर भूधृत अधिनियम लागू किया गया? ऑप्शन है आपका भुईहरी जमीन के हक का अधिकार बंदोबस्ती, ऑप्शन नंबर बी है छोटनागपुर की कुछ भूधरतियों को जांचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पंजीकृत करने के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। छोटनागपुर जो भू अधिकृत नियम है दोस्तों, भुईहरी जमीन के हक का आधिकारिक बंदोबस्ती, छोटनागपुर की कुछ भूधृतियों को जांचने के लिए तथा पंजीकरण के उद्देश्य से ये नियम लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, भुईहरी जमीनों का जो हक अधिकार बंदोबस्ती था, छोटनागपुर की कुछ भूधृतियों को जांचना, प्रबंध करने तथा पंजीकृत करने के उद्देश्य से ही आपका छोटनागपुर भूधृति अधिनियम जो है बंगाल काउंसिल द्वारा 17 मार्च 1869 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। 1869 को जो है अधिनियमित किया गया था। 1 अप्रैल 1869 से दोस्तों ये प्रभावी हुआ था। तो 1 अप्रैल 1980 माफ़ी चाहता हूँ 1 अप्रैल 1869 से, ठीक है, 1 अप्रैल 1869 से दोस्तों ये प्रभावी हुआ था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटनागपुर भूधरती अधिनियम 1869 के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है? तो आप लोगों को बताना है कि जो भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्तियाँ कलेक्टर को प्रदान करता है वो आपका शक्तियाँ कौन प्रदान करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश कमिश्नर, ऑप्शन नंबर सी है अनुमंडल पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कमिश्नर, ठीक है। छोटनागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत आप लोग याद रख लीजिएगा, भुईहरी जमीन के हक का आधिकारिक जो बंदोबस्ती है छोटनागपुर की भूधृतियों को जांचने, प्रबंध करने एवं पंजीकृत करने की शक्तियां केवल विशिष्ट कमिश्नर को ही दिया गया है, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा, जांचने तथा शक्तियों का प्रयोग एवं पंजीकृत करने का अधिकार जो है आपका ब्रिटिश कमिश्नर को ही दिया गया है। तो इसका सही आंसर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छोटनागपुर भूधृत अधिनियम 1869 की असफलता के क्या कारण थे?
आप लोगों को बताना है कि जो 1869 में कानून लाया गया था उसकी असफलता का पीछे कारण क्या था। देखिए दोस्तों, जो छोटनागपुर CNT एक्ट 1908 है, इससे पहले भी जो है 1869 में कानून लाया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। तो इसकी असफलता के पीछे क्या कानून था, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, आदिवासियों से जुड़े इस अधिनियम को बनाने में देरी, आदिवासियों की अज्ञानता, यह अधिनियम केवल भूइंहरी जमीन के बारे में बात करता था। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। तो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, छोटनागपुर भूअधिकृत अधिनियम 1869 की जो असफलता का मुख्य कारण था दोस्तों, वो था आदिवासियों से जुड़े जो ये अधिनियम था, इसके बारे में आदिवासियों को ही पता नहीं था। ठीक है, झारखंड के आदिवासी मूल निवासी को ही इस अधिनियम के बारे में पता नहीं था। उन लोगों को इस अधिनियम के बारे में देरी से पता चला। आदिवासियों की अज्ञानता के फलस्वरूप भी दोस्तों ये अधिनियम जो है असफल रहा। और इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों केवल जो है सिर्फ और सिर्फ भूइंहरी जमीन के बारे में ही बात किया गया था। ठीक है, बाकी किसी के ज़मीन का उल्लेख इसमें नहीं था, जिस कारण से दोस्तों ये अधिनियम असफल रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटनागपुर में पहला सर्वे कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। छोटनागपुर में पहला सर्वे कब प्रारंभ किया गया था? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, छोटनागपुर में प्रथम सर्वे जो है 1862 में प्रारंभ किया गया था। लेकिन दोस्तों यह सर्वे केवल भूइंहरी एवं मंझिहरी भूमि को ही चिन्हित करने के लिए किया गया था। ठीक है, जबकि 1903 का सर्वे जो है सभी प्रकार के ज़मीनों के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1903। देखिए आप लोगों को कन्फ्यूज कर देगा। अगर आप लोगों को पूछेगा कि छोटनागपुर में पहला सर्वे कब किया गया था और ऑप्शन में दिया रहे कि 1862, जैसा कि मैंने पहला वाला ऑप्शन में ही देखिए 1863 मैंने लिखा है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 1863 की जगह पे 1862 रहा और यहाँ पे लिखा गया कि छोटनागपुर में पहला सार्वभौमिक सर्वे कब हुआ है, तो पहला सार्वभौमिक सर्वे की अगर बात करें दोस्तों तो 1903 में हुआ है। ठीक है, और अगर पहला आपका मंझियस तथा भूइंहरी सर्वे का बात करें तो ये दोस्तों 1862 में हुआ है। ठीक है, आप लोग दो तरह से याद रख सकते हैं कि पहला अगर मंझियस तथा भूमिहारी सर्वे का बात करें तो 1862 में हुआ था, और पहला सार्वभौमिक सर्वे जो है सभी का जो सर्वे है वो आपका 903 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूधारक में सम्मिलित है, आप लोगों को बताना है कि भूधारक में कौन कौन सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, उन व्यक्तियों के हित अधिकारी, ये हित अधिकार होगा जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो। छोटनागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत तैयार एवं संपुष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट भूधारक। ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि भूधारक में कौन कौन सम्मिलित है। तो दोस्तों भूधारक में उन व्यक्तियों के हित उत्तराधिकार जिन्होंने ऐसे अधिकार को अर्जित किया हो, तथा छोटनागपुर भूधृत अधिनियम 1869 के अधीन तैयार एवं संपुष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट भूधारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। रैयत के अंतर्गत आते हैं, आप सभी को बताना है कि रैयत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अर्जित करने वाले अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्तियों के हित अधिकार, मुंडारी खुटकट्टीदार, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्तियों के हिताधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब। दरअसल दोस्तों CNT की धारा 6 जो है इसमें रैयत को परिभाषित किया गया है। ठीक है, धारा 6 में जो है रैयत की परिभाषा दिया गया है, जिसमें दोस्तों प्राथमिक तौर पर ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या भाड़े के सेवक द्वारा या भागीदारों की सहायता से खेती करने के प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो। ठीक है, और इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों के हिताधिकारी भी आते हैं जिन्होंने ऐसे अधिकार अर्जित किया हो किंतु मुंडारी खुटकट्टीदार नहीं आते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रख लेना है कि जो आपका रैयत है इसके अंतर्गत मुंडारी खुटकट्टीदार जो है नहीं आते हैं। और इसका वर्णन जो है दोस्तों CNT की धारा जो है 6 में किया गया है। ठीक है, जो रैयत के अधिकार का वर्णन है ये आपका CNT की धारा 6 में किया गया है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुंडारी खुटकट्टीदार के अंतर्गत निम्नलिखित में से
निम्नलिखित सम्मिलित है, ठीक है, आप लोगों को बताना है। ऐसे किसी मुंडारी की नर परंपरा का नर वारिस जब उनकी ऐसी भूमि पर कब्जा हो या उस पर कोई अस्तित्व युक्त हक हो। ऑप्शन नंबर बी है, ऐसी भूमि के किसी ऐसे प्रभाग के विषय में जो ऐसी मुंडारी या उस नर परंपरा के वंशज के कब्जे में लगातार रही हो के वंशज हो। ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों CNT एक्ट की धारा जो 8 है आपका, धारा 8, इसके अनुसार दोस्तों मुंडारी खुदकट्टीदार से अभिप्रेत है वह मुंडारी जिसने स्वयं अपने परिवार के नर सदस्यों द्वारा जंगल भूमि के उपयुक्त प्रभावों को जोत में लाने के प्रयोजनार्थ से उसी भूमि को आधारित करने का अधिकार अर्जित किया हो, ठीक है। और उसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित आते हैं, जैसे आपका हो गया ऐसे किसी मुंडारी की नर परंपरा का नर वारिस जब उनकी ऐसी भूमि पर कब्जा हो या उस पर कोई अस्तित्व युक्त अस्तित्व हो। ऐसी भूमि के किसी ऐसे प्रभाग जिस विषय में ऐसे मुंडारी या उसकी नर परंपरा के वंशज के कब्जे में लगातार रही हो के वंशज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह कहा गया है कि भूधारक के जमीन का लगान जो स्थायी बंदोबस्त के समय से परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। तो आप लोगों को बताना है कि छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में यह कहा गया है कि भूधारक के जमीन का लगान जो आपका स्थायी बंदोबस्त के समय से परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उसमें कोई जो है आपका वृद्धि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए है धारा 9, ऑप्शन नंबर बी है धारा 10, ऑप्शन नंबर सी है धारा 11, ऑप्शन नंबर डी है धारा 16। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 9। धारा 9 कहता है कि किसी भूधारक के जमीन का लगान जो बंदोबस्ती के समय परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उसमें कोई वृद्धि दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और धारा 10 दोस्तों छोटनागपुर भू अदिति अधिनियम 1869 के अधीन किसी रजिस्ट्रार में किसी भूइहर की जमीन का जो लगान है उसमें दोस्तों कोई वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। जो भूइहर जमीन है उसमें जो लगान है उसके माफ़ कीजिएगा, भूइहर जमीन, माफ़ी चाहता हूँ, एक मिनट। वहीं दोस्तों अगर धारा 10 की बात करें तो धारा 10 कहता है कि छोटनागपुर भू अदिति अधिनियम 1869 के अधीन किसी रजिस्ट्रार में किसी भूइहरी की ज़मीन का लगान में कोई वृद्धि नहीं होगा, ठीक है, ये आपका धारा 10 कहता है। वहीं अगर धारा 11 की बात करें तो धारा 11 आपका कहता है कि किसी भू अदिति या उसके भाग का अंतरण उत्तराधिकारी विरासत विक्रय दान या विनिमय द्वारा किया जाए तो अंतरिक को उस भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा एवं इसके बाद के उपबंधों के भू अदिति के अंतरण की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ठीक है, ये आपका धारा 11 कहता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है छोटनागपुर क्षेत्र में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया। ये एक दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि छोटनागपुर क्षेत्र में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1908 में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 में, ऑप्शन नंबर सी है 1986 में, ऑप्शन नंबर माफ कर चाहता हूँ 1946 में, ऑप्शन नंबर ए 908, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1905। तो आप लोगों को बताना है इसका सही जवाब क्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटनागपुर क्षेत्र में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि छोटनागपुर क्षेत्र में जो है छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों जब छोटनागपुर भू अदिति अधिनियम 1869 जब सफल नहीं रहा तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया दोस्तों, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था उन्होंने इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 की धारा 5 के अंतर्गत दोस्तों छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को पारित करने की अनुमति बंगाल काउंसिल को दे दी, जिस पर 9 नवंबर 1908 को दोस्तों हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। तो जब आपका 1869 में
जो छोटनागपुर भू अद्वितीय अधिनियम था वो असफल हो गया, तब बंगाल के जनरल जो था, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने 1892 की धारा 5 के अंतर्गत छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम को जो है दोस्तों पारित करने का फैसला लिया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1908 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय निम्न में से किन्हें जाता है? तो दोस्तों CNT एक्ट 1908 की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय फादर जॉन बेरफिस्ट हफमैन को जाता है। ठीक है, जो एक जर्मन के जो हैं जुसुइट पादरी थे तथा इस अधिनियम को बनाने में जो है आपका मिस्टर लिस्टर ने भी सराहनीय भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये जो दोनों व्यक्ति हैं आपका, ये हाफमैन और ये जो मिस्टर लिस्टर है, इन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया था दोस्तों। लेकिन श्रेय की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे जनजातियों का महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि निम्न में से किसे जनजातियों का जो है महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है छोटनागपुर भूधृत अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी है छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी है आपका विल्किंसन रूल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो है इसकी अगर साल की बात करें तो 1869, थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ ताकि चारों का अट जाए, 1869, इसका आपका हो जाएगा 1949, इसका आपका हो जाएगा 1908 और इसका जो है आपका 1837। ठीक है, तो छोटनागपुर भूधृत अधिनियम जो आपका 1869 में आया था, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो आपका 1949 में आया था, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम जो आपका 1908 में आया था और विल्किंसन रूल जो आपका 1837 में आया था। तो दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा कि झारखंड में जो जनजातियों का महाधिकार पत्र कहा जाता है वो आपका छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को ही कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो सही हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन नंबर ए है 371, ऑप्शन नंबर बी है 542, ऑप्शन नंबर सी है 261, ऑप्शन नंबर डी है 271। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, CNT एक्ट जो कि 1908 में आया था, उसमें कुल 19 अध्याय हैं, 271 धारा हैं और 2 दोस्तों अनुसूचियां हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा, कुल जो है 19 अध्याय हैं, 271 धाराएं हैं और आपका 2 जो है अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 271 धाराएं। ठीक है, 271 धाराएं, 19 अध्याय, याद रख लीजिएगा, अध्याय भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चल संपत्ति के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों एरर है, इसको नज़रअंदाज करें। ऑप्शन नंबर ए है आपका खड़ी फसलें, ऑप्शन नंबर बी है आपका खड़ी फसलें नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी है आभूषण, लैपटॉप, पंखा, सामान्य वाहन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चलवान संपत्ति होता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, वैसी संपत्तियां जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। CNT की अगर बात करें तो धारा 3 में आपका धारा 3 के अनुसार चल संपत्ति के अंतर्गत जो है दोस्तों खड़ी फसलें आती है। ठीक है, CNT की अगर बात करें तो CNT का जो धारा 3 है उसके अंतर्गत चल संपत्ति के अंतर्गत जो है खड़ी फसलें आती हैं तथा आभूषण, लैपटॉप, पंखा, समन्वय वाहन, मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ए और सी दोनों। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये जो एक
एक चीज़ याद रख लीजिएगा दोस्तों, चल और अचल संपत्ति के बारे में अगर आप लोग से पूछा जाए तो दिमाग में तुरंत एक शॉर्ट ट्रिक दौड़ाइएगा कि एक वस्तु को आप लोग एक जगह से अगर दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकते हैं तो वो आपका चल संपत्ति में आएगा, ठीक है। और वैसी वस्तुएं जिसको आप लोग एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं वो आपका अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। तो ज़्यादा कुछ खास याद रखना नहीं है इसमें, खाली ऐसे एक ही चीज़ याद रखना है कि जिसको आप लोग एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकते हैं वैसे संपत्तियाँ आपका चल संपत्ति में आती है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भूस्वामी के अभिप्रेत हैं। आप लोगों को बताना है कि भूस्वामी के अभिप्रेत कौन है। वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को जमीन दिया हो, इसके अंतर्गत सरकार भी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि भूस्वामी के अंतर्गत कौन आता है। तो दोस्तों वह व्यक्ति जिसने सरकार को जमीन दिया हो तथा सरकार खुद ब खुद स्वयं, ठीक है, दोनों ही जो है आपका भूस्वामी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का हमारा, लगान के प्रसंग में व्यवहार आता है। ऑप्शन नंबर ए भुगते, ऑप्शन नंबर बी भुगतान में परिधान करना, ऑप्शन नंबर सी है परिदेय और परिधान, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों लगान के जो प्रसंग व्यवहित आता है वो आपका हो जाएगा भुगते, भुगतान में परिधान करना और परिधान और परिदेय दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ये तीनों जो है आपका लगान के प्रसंग में आता है। आप लोगों को याद रख लेना है, भुगते, भुगतान में परिधान करना, परिदेय और परिधान, ये जो तीनों है आपका लगान के प्रसंग में व्यवहित आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्थायी भूधितियों से अभिप्रेत है। तो आप सभी को बताना है कि स्थायी भूधितियों से अभिप्रेत है वह भूधितियाँ जो वंशगत है, वह भूधितियाँ जो सीमित काल से धारित हो। ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा वह भूधितियाँ जो वंशगत है, ठीक है। जो वंशगत है वहीं आपका भूधिति से संबंधित है, भूधिति से अभिप्रेत है, ठीक है। भूधिति उच्चारण करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि तब से बोले जा रहा हूँ तो थोड़ा थकान भी महसूस हो रहा है, पसीना भी आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो माफ़ी चाहता हूँ अगर जुबान थोड़ा सा स्लिप कर जाए तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगता है दोस्तों। एक तो पीपीटी तैयार करना, उसके बाद से उसको रिकॉर्ड करना मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि मेरे पास बोर्ड भी नहीं है तो मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऊपर से गर्मी का माहौल, पंखा भी नहीं चला सकते हैं, पंखा अगर चलाते हैं तो उसका अलग आवाज़ आता है, बहुत दिक्कत है दोस्तों। तब जा कर के एक वीडियो बनता है। तो मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों ये सीएनटी का क्लास आप लोगों के जेपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो जेपीएससी के दृष्टिकोण से दोस्तों ये आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, ठीक है। सीएनटी से आए दिन देखिएगा जेपीएससी उठा करके हर एक जेपीएससी में आप लोगों का क्वेश्चन रहता है और सीएनटी से भर के क्वेश्चन रहता है दोस्तों। अगर सीएनटी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर सीएनटी एसपीटी थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों तो दिमाग में चल जाएगा। ज़्यादा नहीं, 271 धारा ही है दोस्तों, 19 चैप्टर है। आप लोगों को 19 चैप्टर बस याद करना है, कौन सी बड़ी बात है, यूँ 19 चैप्टर याद हो जाएगी दोस्तों। और अगर आप लोग लॉ के भी छात्र हैं, जैसा कि मैं खुद एक विधि का छात्र हूं, मैं खुद एक वकील हूं, वकील बना नहीं हूं लेकिन मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो मुझे भी जो है सीएनटी एसपीटी पढ़ना पड़ता है। अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, अपना जॉब के दृष्टिकोण से भी मुझे पढ़ना पड़ता है और जेपीएससी के दृष्टिकोण से दोस्तों मुझे पढ़ना पड़ता है, जिस कारण से सीएनटी एसपीटी में जो पकड़ है मेरा थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है, जिस कारण से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप सभी को भी शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि सीएनटी एसपीटी में थोड़ी सी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सीएनटी एसपीटी में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मेरी पकड़ ठीक ठाक है, काम चलने लायक है। तो वहीं जो है एक्सपीरियंस दोस्तों आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है हम लोगों का, काश्तकारों के वर्ग का उपबंध किस धारा के अंतर्गत आता है। आप लोगों को बताना है कि काश्तकार के जो वर्ग हैं उसके जो माफ़ी चाहता हूँ, काश्तकार के जो वर्ग है उसका उपबंध जो है किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। काश्तकार के वर्ग का उपबंध किस धारा के अंतर्गत आता है। देख रहे हैं दोस्तों पीपीटी बनाने के चक्कर में, गर्मी में बहुत ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन में जो है आपका स्पेलिंग कहीं कहीं गलत हो गया है, तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। हो सकता है टाइपिंग करते टाइम मिस टाइप हो गया हो, जिस कारण से वर्क हो गया है वर्ग के जगह पे। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों धारा 4,
ऑप्शन नंबर बी है धारा 5, ऑप्शन नंबर सी है आपका धारा 6 और ऑप्शन नंबर डी है आपका धारा 11। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि जो काश्तकार के वर्गों का उपबंध है वो आपका किस धारा के अंतर्गत है। तो दोस्तों धारा 11 जो है आपका ये भूधृतियों के कतिपय अंतरण का रजिस्ट्रीकरण करता है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा कि भूधृतियों के जो कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण है ये आपका धारा 11 के अंतर्गत होता है। और धारा 6 में दोस्तों रैयतों का अर्थ बताया गया है। ठीक है, जो रैयत का अर्थ है या रैयत का शाब्दिक अर्थ, रैयत की परिभाषा धारा 6 में बताया गया है। अगर धारा 5 की बात करें दोस्तों तो इसमें भूधारक का अर्थ बताया गया है। ठीक है, जो भूधारक है, जो भूस्वामी है, उसका अर्थ, उसका परिभाषा दिया गया है। और दोस्तों जो काश्तकारों का वर्ग है वो आपका उसका वर्णन धारा 4 में मिल जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 4 में जो है आपका काश्तकारों का वर्ग को दिया गया है। धारा 4 हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, आज इतना ही प्रश्न था, आगे प्रश्न नहीं है। पीपीटी जवाब दे दिया, पीपीटी बोल दिया, धन्यवाद। आप भी थक गए हैं, अब छोड़ दीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं, डेली मेहनत करता हूं। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो पसंद आता हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। जो भी दोस्त जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं मैं लिख के देता हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा। ये 25 क्वेश्चन है, ऐसा करके मैं 250 क्वेश्चन CNT से बना करके लाऊंगा। 250 क्वेश्चन लाऊंगा, 250 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 250 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों का कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जेपीएससी में 100% आएगा। तो अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। CNT SPT आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। थोड़ा सा थक गया हूँ बोल बोल के, तब से प्यास भी लगा, थोड़ा पानी पीऊँगा। तो जोहार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।